हाँ जी बेटा, हम पढ़े थे डायनामिक्स, और डायनामिक्स से हमने बात की फोर्स क्या होती है। फोर्स इज अ पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स क्या करती है, इट एक्सेलरेट्स और टेंड्स टू एक्सेलरेट। फोर्स चीज़ों की वेलोसिटी चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। फोर्स चीज़ों को डिफॉर्म करती है या डिफॉर्म करने की कोशिश करती है। फोर्स आ जाए बेटा। अस्सलाम। दुनिया में कोई भी फोर्स जो है ना वो अकेली नहीं होती, फोर्स हमेशा पेयर्स में होती है। एक होता है एक्शन और एक होता है रिएक्शन। आ जाओ मेरे बेटे, जल्दी से आ जाए, यहीं बैठ जाए, आगे बैठ जाओ। मार्केट आ रही है, मार्केट पढ़ाओ, यहाँ रख दो नीचे। हाँ जी, देन वी डिस्कस फोर्स की 3 टाइप्स होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मैग्नेट्स, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और तीसरी कौन सी फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, विद इन न्यूक्लियॉन्स। फिर हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस की। वेट इज अ ग्रेविटेशनल पुल, एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg। वी डिस्कस नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सरफेस, परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सरफेस होता है नॉर्मल रिएक्शन। देन वी डिस्कस्ड टेंशन। टेंशन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग द रोप। रस्सी में जो खिंचाव है वो टेंशन है, रॉड में जो पुल है वो टेंशन है। टेंशन हमेशा रोप के अलोंग होती है, इसकी वैल्यू हर जगह पे यूनिफॉर्म होती है। और टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट वेयर द रोप इज अटैच्ड, अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट वेयर द रोप इज अटैच्ड। देन वी डिस्कस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस स्लाइडिंग इफेक्ट ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर, दैट अपोजेस स्लाइडिंग इफेक्ट, जो स्लाइड होने को या स्लाइड होने की कोशिश को अपोज करती है। जिस साइड पे बॉडी स्लाइड हो रही है उसके ऑपोजिट एक्ट करती है, जिस साइड पे स्लाइड होना चाह रही है उसके ऑपोजिट एक्ट करती है। रुकी बॉडी में स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, स्किडिंग बॉडी में डायनामिक फ्रिक्शन होती है, हमने पढ़ा। और फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी होती है जितनी अप्लाइड फोर्स है। जब बॉडी नहीं चलती तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, जितनी अप्लाइड फोर्स है। अच्छा, अगर मुझसे कहा जाए, लिसन, ये एटीपी में आ सकता है आपसे, फ्रिक्शन से रिलेटेड। एक बॉडी है, बताएं जी व्हाट इज इट्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी है इसके ऊपर, कैसे चेक करूंगा, हाउ कैन वी चेक व्हाट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। गुड, ओके, मुझे मेजर करनी है। फोर्स मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, न्यूटन मीटर में स्प्रिंग बैलेंस, शाबाश, मुझे स्प्रिंग बैलेंस चाहिए। आ जाओ मेरे बेटे, जल्दी से आ जाए। अगर मुझसे कहा जाए कि इसकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का एक्सपेरिमेंट प्लान करें, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, देखो ना, रुकी बॉडी की मैक्सिमम फ्रिक्शन, रुकी बॉडी की क्या होता है, या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी। इट इज अ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी। तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ लगा दूंगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, उसको पुल करूंगा। अच्छा, पुल किया 1 न्यूटन, ये नहीं चला तो फ्रिक्शन भी कितनी है, 1 न्यूटन। पुल किया 5 न्यूटन, ये नहीं चला तो फ्रिक्शन भी कितनी हो गई, 5 न्यूटन। अब आपको समझ में आ गया होगा। आई विल ग्रेजुअली इंक्रीज माई पुल, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। जैसे ही मेरा पुल पहुंचा ना 20 न्यूटन पे, ये नहीं चला, ये 20 हो गया होगा। अच्छा, अब मैंने 20 से जरा सी ज्यादा फोर्स तक ये स्किड कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, 20 न्यूटन। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे निकालते हैं। बॉडी को क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से अटैच कर लेते हैं, ग्रेजुअली पुल बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, जिस पुल पे वो जस्ट हिलता है वो नोट डाउन कर लेते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसकी एवरेज ले लेते हैं। ये क्या आ जाती है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए मैं आपको लिखवा दूंगा, फ्रिक्शन की बात चली तो मैंने आपको बताया जी। नहीं, जब ये हिलती है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अच्छा बेटा, फिर हम पढ़े थे फोर्सेस या तो बैलेंस्ड होती है या अनबैलेंस्ड होती है, पढ़ा था ना कल आपने। बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, रिजल्टेंट फोर्सेस 0। हमें कैसे पता चलेगा किसी चीज़ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है,
उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, रुकी बॉडी रुकी हुई है और चलती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, उससे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, वो इक्विलिब्रियम में है। रुकी हुई है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में है, हमने पढ़ा था ये। और अगर ऐसा नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो, फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। देन वी डिस्कस न्यूटन लॉज। न्यूटन लॉज पढ़े थे हमने। बेटा आप मेरी हेल्प करो इधर, देखो यहाँ डिस्टर्ब पड़ा हुआ है, मेरी तार मुझे अलाउ नहीं कर रही, ये पड़ा हुआ है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ओके बेटा, हम पढ़े थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। फर्स्ट लॉ पढ़ लिया आपने, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था? अ बॉडी विल कंटिन्यू टू रिटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी। कब तक? जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, जब तक कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करती। अ बॉडी विल कंटिन्यू टू रिटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंटिल सम रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसको बोला न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये सिंपल वर्ड में, रुकी हुई चीज रुकी रहेगी, ये टेबल पे पड़ा रहेगा, सारी उम्र पड़ा रहेगा। चलती चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी, ये हमें नजर नहीं आता, हम इसको टेबल पे फेंकते हैं, थोड़ा दूर जाके रुक जाता है, फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो ये सारी उम्र जिस स्पीड से आपने थ्रो किया है, ये सारी उम्र स्ट्रेट टाइम में चलता रहेगा। इसको बोलते हैं इनर्शिया। मैटर को चेंज पसंद नहीं है, इनर्शिया। रुकी चीज रुकी रहना चाहती है, चलती चीज चलती रहना चाहती है, इनर्शिया। ये पढ़ लिया फर्स्ट लॉ। अच्छा भाई, फर्स्ट लॉ कहां पे खत्म हुआ? रुकी बॉडी रुकी रहेगी जब तक फोर्स एक्ट नहीं करेगी, चलती बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। सेकंड लॉ यहां से स्टार्ट हुआ, ये जब फोर्स एक्ट करेगी तो क्या होगा? सेकंड लॉ, हाँ जी, जब फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, रुकी बॉडी चलने लग जाएगी, चलती बॉडी स्लो हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। और बेटा वेलोसिटी का चेंज होना क्या होता है? बॉडी एक्सेलरेट करेगी। जब फोर्स लगेगी तो बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। तो लॉ ये कहता है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। और फिर क्या हो जाएगा? एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू के एम ए, के इज कॉन्स्टेंट और इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि जब 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं आप 1 kg मास के ऊपर, तो एक्सेलरेट भी कितना करता है? तो जब सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। वी डोंट राइट के, 1 को लिखते ही नहीं है हम, सिंपल क्या लिख लेते हैं? एफ इज इक्वल टू एम ए। यहां तक पढ़ा था बच्चों, ठीक है? आगे चले, हेडिंग लिखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ इतना आसान है कि हर एक को याद होता है। अपनी फैमिली में पूछे ना, मेरी अम्मा को याद है। सो यू नो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ याद है? गुड गुड, भूला हुआ है? ओ यार, ये तो सबसे आसान है, ये तो कभी नहीं भूलता। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आता था बेटा? लिखिए प्लीज। ये स्टेटमेंट वैसे अब चेंज हो गई है, लेकिन हम पहले ये भी लिखेंगे, ये भी लॉ है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन थर्ड लॉ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, इस पे मसला है। तो हमने इसको और सिंप्लीफाई किया। आजकल ये सेकंड वाली चलती है। क्या कहती है? अगर बॉडी ए बी पे फोर्स अप्लाई करेगी तो बॉडी बी बॉडी ए पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी। इफ बॉडी ए अप्लाइज फोर्स ऑन बॉडी बी, देन बॉडी बी विल अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन बॉडी ए। ठीक है, लिखते हैं। इफ बॉडी ए विल apply force on body, ये ज़्यादा क्लियर स्टेटमेंट है। if body A applies force, will apply force on body B, then
body B will apply equal and opposite force on A. Will apply equal and opposite force on body A. जितना A बॉडी B पे फोर्स अप्लाई करेगी उतनी B A पे अप्लाई करेगी. एक को बोलेंगे एक्शन, एक को बोलेंगे रिएक्शन. ये ज्यादा यूज हो रही है डेफिनेशन. पहले ये यूज हो, ये भी सही है, गलत नहीं है ये, लेकिन ये इतनी क्लियर नहीं है, ये ज्यादा क्लियर है. अब इस पर क्लैरिटी क्या अभी समझाऊंगा. इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं. आपने ये दरमियान वाली जरूर याद करनी है. ऊपर वाली तो याद है सब बच्चों को, ऊपर वाली याद है. बेटा लिख क्यों नहीं रहे आप? ओहो, किसी से कॉपी ले लो, पेंसिल ले लो, बैग नहीं लाए क्यों? ओके, नेक्स्ट बेटा, ये मुश्किल चीज है, भी इसको समझना काफी मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट है, व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर दे अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर. व्हेन टू बॉडीज interact with each other, they apply equal and opposite forces on each other. Equal and opposite forces on each other. इसको लॉ ऑफ इंटरेक्शन भी बोलते हैं. लॉ ऑफ इंटरेक्शन, थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इंटरेक्शन इसी वजह से. लॉ ऑफ इंटरेक्शन. स्टेटमेंट याद करना कितनी आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इसको अप्लाई करने में काफी डिफिकल्टी है. इवन साइंटिस्ट टीचर्स और बुक्स में भी गलत लिखा होता है एक्शन एंड रिएक्शन को. तो ये आपको समझाना जरा मुश्किल, और आपको मुश्किल से समझ में आएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो. सबको आता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आता है ना? नहीं आता तो जब याद हो गया. एक्शन का रिएक्शन होता है, इक्वल और ऑपोजिट होता है. अच्छा, फिर ये जरा वेग स्टेटमेंट थी, ज्यादा क्लियर हुई. अगर ए बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई करेगी तो फिर बॉडी बी क्या करेगी? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी ए के ऊपर. ओके. तीसरा क्या है? व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जब दो बॉडीज एक दूसरे से पंगा लेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, तो दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाएंगे. अब कॉपीड, इसको समझाना है मैंने आपको, ये ऊपर मिटा रहा हूं. थोड़ा सा और ऐड करते हैं. एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर होने की 3 कंडीशंस हैं. देयर आर 3 कंडीशंस टू बी द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. बेटा ये सबसे मुश्किल है जो समझ में नहीं आता, तो प्लीज जरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. कंडीशंस टू बी द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. कंडीशन टू बी the pair of action and reaction. और से सुनिएगा. नंबर 1, क्या कंडीशन होती है एक्शन एंड रिएक्शन की? एक तो सबको पता है. व्हाट इज द कंडीशन टू बी द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन? दे आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट. पहली आपको आती थी, मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट. मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट. बाज लोग इसको भी 2 बना देते हैं कि इक्वल अलग, ऑपोजिट अलग. एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट. नंबर 2, ओके, एक्शन एंड रिएक्शन क्या होना चाहिए? दे मस्ट बी इक्वल एंड इक्वल होना चाहिए, और एक कंडीशन. नंबर 2, जरा सोच के बताओ नंबर 2 क्या होती है? इन स्टेटमेंट्स को पढ़ सकते हो आप. व्हाट शुड बी द नंबर 2 कंडीशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन? किसी को आता है? किसी बेटी को आता है बेटा? एक्शन एंड रिएक्शन, हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े हैं मेरी बेटी. न्यूटन थर्ड लॉ होता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये मैंने मिटा दिया, यहां लिखा हुआ था. उसके बाद दूसरा मैंने लिखा, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो ज्यादा कॉमन है आजकल. इफ बॉडी ए विल अप्लाई फोर्स ऑन बॉडी बी, देन बॉडी बी विल अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन बॉडी ए. और तीसरा क्या है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर दे अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर. अब मेरा क्वेश्चन क्या है, आज जल्दी से. एक्शन एंड रिएक्शन होने की 3 कंडीशंस हैं. नंबर 1,
they must be equal and opposite. Number 2, They must interact with each other. थोड़ा सा और, वो तो हो गया इक्वल एंड ऑपोजिट. सोचो ना, नजर आ रहा है आपको? सेकेंड स्टेटमेंट में नजर आ रहा है. एक फोर्स अगर एक बॉडी पर है, एक्शन अगर एक बॉडी पर है, तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पर होगा. ये नहीं होगा एक ही बॉडी पे एक्शन है, एक ही बॉडी पे रिएक्शन. देखो, अगर ए बी से पंगा ले रही है तो बी ए से पंगा लेगी. क्या मतलब? अगर ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये क्या कर रही है? ए बॉडी बी को इधर पुल कर रही है ना, ये फोर्स बी पे है ना, एक्शन, ये एक्शन है. तो बी क्या करेगी? ए को पुल करेगी. ये रिएक्शन होगा. मतलब एक्शन एक बॉडी पर होता है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पर होता है. ये एक बॉडी पे नहीं होती इक्वल एंड ऑपोजिट. एक्शन एंड रिएक्शन दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. देखो, इफ ए बॉडी विल अप्लाई फोर्स ऑन बी, ए बी पे फोर्स अप्लाई करेगी, एक फोर्स बी के ऊपर, तो बी ए पे फोर्स अप्लाई करेगी, दूसरी फोर्स ए के ऊपर. तो इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर होने की दूसरी कंडीशन क्या है? दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. क्या मतलब? एक्शन ऑन वन बॉडी एंड रिएक्शन ऑन द अदर बॉडी. एक्शन ऑन ए देन रिएक्शन ऑन बी, एक्शन ऑन बी देन रिएक्शन ऑन ए. सही है? समझ आ रहा है कुछ? ये मुश्किल है. दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. एंड नंबर 3, ये आपको नहीं आता था, एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट हैव सेम टाइप. क्या मतलब? अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. अगर एक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा. अगर एक्शन न्यूक्लियर फोर्स है तो रिएक्शन भी, ये तीसरी कंडीशन है. दे मस्ट हैव सेम नेचर और टाइप. मस्ट हैव सेम नेचर स्लैश टाइप. तो बेटा एक्शन एंड रिएक्शन की 3 कंडीशंस हैं. हमने पढ़ा न्यूटन थर्ड लॉ, याद करना बड़ा आसान, दादा अबू को भी आता होगा. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. Second statement, if body A will apply force on body B, then body B will apply force on A, equal and opposite force on A. ये ज्यादा कॉमन है. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम न्यूटन लॉज पढ़ रहे हैं. अच्छा बच्चों, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और समझाने की कोशिश करता हूं. जी सर. बिल्कुल होती है, लेकिन कभी कभी ये अब ये ज्यादा चलती है. फर्स्ट वन गलत नहीं है, जिसकी डिमांड ज्यादा है. अच्छा भैया, अब इसको अप्लाई करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा. चलें भाई, आपने मुझे एग्जांपल्स देनी है. गिव मी सम एग्जांपल ऑफ द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. गिव मी सम एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. आसान से शुरू करते हैं. ओके, आसान से. जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं, व्हेन द बर्ड्स फ्लाई, अपने विंग से एयर को नीचे पुश करते हैं ना, बर्ड्स एयर को पुश करते हैं. बर्ड्स अपने विंग से एयर को पुश करते हैं, एयर बर्ड को पुश करती है. एक्शन एंड रिएक्शन. भाई मैं तैर रहा हूं, आई एम स्विमिंग, आई एम पुशिंग द वाटर बैकवर्ड, द वाटर इज पुशिंग मी फॉरवर्ड. एक्शन, मेरी फोर्स पानी के ऊपर, पानी की फोर्स मेरे ऊपर, 2 बॉडीज. ठीक है ना? देखिए, फॉर एग्जाम्पल during swimming, the swimmer pushes the water backwards. During swimming, swimmer pushes the water backwards. ब्रैकेट में लिख लो एक्शन. Swimmer pushes the water backward. Action. So the water pushes the swimmer forward. आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से आ जाओ मेरे बेटा. Water pushes the swimmer forward. और ब्रैकेट में लिख लें रिएक्शन. Next example, when birds fly, their wings push the air downwards.
their wings push the air downwards, action. Their wings push the air downwards, action. The air pushes them upwards, reaction. जी, जब आप बॉल को बाउंस करवाते हैं, यू आर राइट, जितनी फोर्स बॉल वॉल पे लगाती है उतनी फोर्स बॉल पे लगाती है. ड्यूरिंग बाउंस द फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ऑन द वॉल इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन बॉल. ओके, अब आप और एग्जांपल देनी है मुझे. रॉकेट, जब रॉकेट फ्लाई कर रहा है, रॉकेट है, इससे यहां से क्या निकल रही होती है? हॉट गैसेस. जी जनाब, इस पे एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर बताएंगे मुझे? व्हाट इज द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन? पढ़ा हुआ है तुम लोगों को, क्या हो गया? बोलो, एक बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है. ऑब्वियसली रॉकेट पुशेस द हॉट गैसेस डाउनवर्ड्स एंड हॉट गैसेस पुशेस द रॉकेट. तो इसके ऊपर क्या है? हॉट गैसेस के ऊपर क्या है? पुश ऑफ रॉकेट. इसके ऊपर क्या है? पुश ऑफ रॉकेट. और रॉकेट के ऊपर क्या है? पुश ऑफ हॉट गैसेस. अगर ये रिएक्शन है तो पुत्र ये क्या है? एक्शन है. डिफरेंट बॉडीज है ना, देखो ना, हॉट गैसेस एक बॉडी है, रॉकेट एक बॉडी है. समझ रहे मेरी बात? और जब हम चलते हैं तो हम कैसे चलते हैं पता है आपको? वी यूज पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर यूज करते हैं ना. जब आप जमीन पे पांव रखते हो, आप पांव से जमीन को पीछे खींचते हो, पांव स्केट नहीं होता. आप जमीन पे पीछे फोर्स लगाते हो, जमीन आप पे. व्हेन वी वॉक वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, द ग्राउंड पुशेस अस फॉरवर्ड. लिखिए. व्हेन वी वॉक वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स, we push the ground backwards and ground pushes us forward. We push the ground backwards, action. As a reaction क्या करता है? Ground pushes us forward. यहां तक बात थी, आपको सबको आती थी. अब चैलेंज, अभी चैलेंज से एक इजी पार्ट, पहले एक और इजी पार्ट. बेटा ये अर्थ, ये बनाएंगे डायग्राम, और एक बॉडी है जो नीचे गिर रही है. एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर बनाना है बच्चों. नॉलेज से भी हम पढ़े जो लेट आए न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. और बॉडी नीचे गिर रही है, द बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स. इस पे आपने मुझे एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर बताना है बच्चों. अच्छा मेरी बात सुनो ना, हमने क्या पढ़े हैं? न्यूटन थर्ड लॉ. व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट नहीं है. ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट ये है कि इफ ए बॉडी अप्लाइज फोर्स ऑन बी देन बी विल अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ए. और एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर होने की 3 कंडीशंस हैं. दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट, दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी. एक्शन अगर एक बॉडी पर है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पर होगा. एंड नंबर 3 क्या है? अगर एक्शन ग्रेविटेशन है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशन होगा. अगर एक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो रिएक्शन भी, इनकी नेचर सेम होगी. अब सोच के बताना है. ये बॉडी नीचे गिर रही है, कौन कौन से एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर है? एयर नहीं है, नो एयर. बोलो. जबरदस्त, ये वेट है. जबरदस्त को वेट कहते हैं ना. वेट क्या है? अर्थ का पंगा. अर्थ इज पुलिंग द बॉडी डाउनवर्ड्स, अर्थ इज टेकिंग पंगा विद द बॉडी. जब भाई ये इसके साथ इंटरेक्ट कौन कर रहा है? अर्थ कर रही है ना. जब अर्थ इसके नीचे खींच रही है तो ये अर्थ को ऊपर खींचेगा. ओके, अब जरा मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको. बेटी इधर सुनो मेरी बात, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें. इसका वेट 10 न्यूटन है, तो अर्थ का वेट इसके लिहाज से वो भी 10 न्यूटन है. आपसे पूछ रहे व्हाट इज वेट ऑफ अर्थ, तो आप बोलेंगे सर किसके रेफरेंस से? सन के रेफरेंस से अर्थ
फॉलिंग फ्रीली बॉडी है, अर्थ का वेट 0 है। सन को छोड़े, अपनी बात करते हैं। जितनी फोर्स से अर्थ इस डस्टर को नीचे पुल कर रही है, ये डस्टर अर्थ को ऊपर पुल कर रहा है। वो उसको पुल कर रही है 3 न्यूटन से, तो ये अर्थ को ऊपर पुल कर रहा है 3 न्यूटन से। तो इसके लिहाज से अर्थ का वेट कितना है? 3 न्यूटन। मेरे लिहाज से, अकॉर्डिंग टू मी, 1 मिनट दे दो मुझे। अर्थ मुझे पुल कर रही है 800 न्यूटन से, अर्थ मुझे खींच रही है 800 न्यूटन से। तो मैं अर्थ को कितनी जोर से खींच रहा हूं? 800 न्यूटन से। एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट, डिफरेंट बॉडीज, सेम नेचर। आप हाथ ऊपर कर रहे थे बच्चे। सर मैं कह रहा था, आपने कहा कि इक्वल फोर्स में होगी ना, मतलब अगर बॉडी का वेट 3 न्यूटन है तो अर्थ भी उसके रेफरेंस से उसका वेट 3 न्यूटन होगा। तो सर जब इक्वल फोर्सेस है तो डायरेक्शन कैसे आएगी? सर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल नहीं आती। ओके बेटा, एक्शन एंड रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं होता। एक्शन अगर एक बॉडी पर है तो रिएक्शन, अगर एक्शन एंड रिएक्शन एक ही बॉडी पर हो जाता, सोचो, अगर एक्शन एंड रिएक्शन एक ही बॉडी पर हो जाता तो कभी कोई बॉडी एक्सेलरेट करती? कभी कोई बॉडी एक्सेलरेट करती? फोर्सेस बैलेंस हो जाती ना। एक्शन इधर को है, रिएक्शन इधर को है, वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। एक्शन एक बॉडी पर होता है तो रिएक्शन उस बॉडी पे नहीं होता। ओके, सो अभी समझाता हूं। अर्थ इसे नीचे खींच रही है सपोज 10 न्यूटन से, या अर्थ को ऊपर खींच रहा है 10 न्यूटन से। ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। सुन रहे हैं मेरी बात? अभी आगे चलते हैं। अब ये बॉडी टेबल पे पड़ी हुई है। अब आएगा मसला। अक्सर बच्चे मुझे पता है गलत बताएंगे, देखता हूं कौन से बताता है कि नहीं बताता। ये टेबल है गंदा सा, ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। ब्लॉक, ब्लॉक पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो वेट लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक तो वेट एक्ट कर रहा है, चलें वेट यहां से एक्ट कर रहा है, वेट, और दूसरा क्या एक्ट कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, है ना? ऐसा ही है ना? मानते हैं आप? वेट क्या होता है? अर्थ की पुल। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? टेबल का पुश। अच्छा, क्या ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर है या नहीं है? यहां पे ए लेवल वाला के फंस जाते हैं। 90% रॉन्ग, बल्कि 99% रॉन्ग कहते हैं। अब क्या ये एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर है? बुक्स में लिखा हुआ है, इवन सम टीचर्स से दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर। नो, दे आर नॉट द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये तीनों कंडीशन को पूरी नहीं कर रहे। नंबर वन, वेट और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इक्वल और ऑपोजिट नहीं होते। क्या मतलब? जब अगर बॉडी ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है, आप लिफ्ट पे बैठे हैं, लिफ्ट के अंदर जब लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट कर रही होती है तो नॉर्मल रिएक्शन वेट से ज्यादा होता है, और जब लिफ्ट नीचे को एक्सेलरेट कर रही होती है तो नॉर्मल रिएक्शन वेट से कम होता है। तो हमेशा इक्वल नहीं होते। नंबर 2, ये दोनों एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, वेट भी इसका, नॉर्मल रिएक्शन भी इसका। एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अच्छा, तीसरी बात ये है, इनकी नेचर भी सेम नहीं है, ये एक फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते। वेट ग्रेविटेशनल पुल है, नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आप कहेंगे सर तो फिर क्या है एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर? ये दोनों दे आर नॉट द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। W एंड नॉर्मल रिएक्शन आर नॉट पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। रीजन क्या है? दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। नंबर 2, दे आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। नंबर 3, दे डोंट हैव सेम नेचर। 3 पॉइंट्स है इसके। अच्छा, तो फिर इसका एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है? टीचर ने बताया था फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होती हैं। तो पुत्र इसका पेयर क्या? आप सुनिए गौर से। व्हाट इज दिस? वेट क्या होता है? पुल ऑफ, मानते हैं आप? वेट क्या होता है? इससे पंगा कौन ले रहा है? अर्थ। इससे इंटरेक्ट कौन कर रहा है? अर्थ। तो अर्थ इससे नीचे खींच रही है ना, एक्शन, ये अर्थ को ऊपर खींच रहा है, रिएक्शन। इस वेट का ये रिएक्शन। अर्थ इज पुलिंग द बॉडी डाउनवर्ड, द बॉडी इज पुलिंग द अर्थ अपवर्ड्स। बेटा ये रिएक्शन है। ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर है। ये दोनों ये द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अभी लिखवा दो, मैंने समझ लें। अर्थ इससे नहीं, ये क्या है? पुल ऑफ अर्थ। ये क्या चीज है? पुल ऑफ ब्लॉक। पुल ऑफ, भाई कौन बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं? सुनो मेरी बात खत्म नहीं हुई। लिसन।
ब्लॉक को अर्थ नीचे, यहां भी तो खींच रही थी ना जब बॉडी नीचे गिरी थी, बॉडी को अर्थ नीचे पुल कर रही है, अर्थ को ये ऊपर पुल कर रही है, अर्थ और ये दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रही है। यहां पे वेट क्या है, अर्थ की पुल, अर्थ इसे नीचे खींच रही है। फॉर एग्जांपल इसका वेट है 100 न्यूटन, अर्थ इसे कितनी जोर से पुल कर रही है, 100 न्यूटन से। ये अर्थ को कितनी जोर से पुल करेगा, ये 100 न्यूटन होगा। अच्छा, आप कहेंगे सर फिर ये बकवास क्या आ गई, व्हाट इज दिस बकवास? नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। अर्थ इसे किधर खींच रही है, किधर लेके जाना चाहती है, अपने सेंटर पे। अर्थ कहां लेके जाना चाहती है, अर्थ कहां लेके जाना चाहती है, रास्ते में क्या आ गया, ऑब्स्टिकल, रुकावट आ गई। जैसे कि मैं कैसे एग्जांपल दूं, कोई बंदा जेल की बार्स के पीछे खड़ा हुआ है, लॉकअप में, जेल की बार्स है, मैंने उसे हाथ मिलाया, मैं उसे खींच रहा हूं अपनी तरफ, वो नहीं मेरी तरफ आ रहा। क्यों? जेल की बार्स उसको आने नहीं दे रही, मैं तो खींच रहा हूं। आप एज्यूम करें ना, समझते मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपके और मेरे दरमियान में जेल में खड़ा हूं, ठीक है, तुमने मुझे छुड़ाना है यार, मैं जेल में खड़ा हूं, यूं बार्स लगी हुई हैं, मैंने कहा मुझे पुल करो, आपने मेरा हाथ खींचा और खींचना शुरू कर दिया, मैं नहीं आऊंगा आपकी तरफ, हाथ निकल जाएगा लेकिन मैं बाहर नहीं निकलूंगा, है ना, हो सकता है ना ऐसा, बड़े तुम जालिम हो यार। अच्छा भाई क्या होगा, तुम लोग मुझे खींचोगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगा, क्योंकि रास्ते में क्या है, ऑब्स्टिकल, बार्स। अब ये क्या है, जरा सुनो, अर्थ खींच रही है 100 न्यूटन से और अपने अर्थ का सेंटर सपोज कर लें, अर्थ का सेंटर ही है, अर्थ इसको यहां पे लाना चाहती है, रास्ते में क्या आ गई, रास्ते में क्या आ गई, टेबल की सरफेस, ऑब्स्टिकल। अब सुनिए, अपने वेट, लिसन 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 लिसन, ये बॉडी क्या कह रही है, अब अर्थ के सेंटर पे जाना चाहती है ना, जाना चाहती है ना, रास्ते में रुकावट आ गई ना, ऑब्स्टिकल आ गया ना, तो ये क्या कर रही है, अपने वेट की वजह से। अब सुनो, अब ब्लॉक इज टेकिंग पंगा विद द सरफेस, ब्लॉक क्या कर रहा है, पुश ऑफ ब्लॉक ऑन टेबल। अब ब्लॉक ने टेबल की सरफेस से पंगा किया, उसके नीचे पुश किया, क्योंकि नीचे जाना चाह रहा है। अब ब्लॉक जब टेबल को पुश करेगा, ये क्या हो गया, एक्शन, ये क्या हो गया, इसके रिएक्शन के तौर पे ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, द पुश ऑफ टेबल ऑन ब्लॉक, पुश ऑफ टेबल ऑन ब्लॉक। अभी मेरी बात सुन ले जरा, ये हो गया रिएक्शन। तो बेटा ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये वेट का रिएक्शन नहीं होता, इस एक्शन का ये रिएक्शन है, पुश का रिएक्शन पुश, वेट का रिएक्शन वेट। वेट एक बॉडी पर और अर्थ पर है, पुश ब्लॉक में और टेबल की सरफेस में है। टेबल, ब्लॉक क्या कर रहा है, टेबल की सरफेस को नीचे पुश कर रहा है, क्योंकि वो अर्थ के सेंटर पे दफा होना चाहता है, अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है, अर्थ इज पुलिंग द बॉडी टू द सेंटर। रास्ते में ऑब्स्टिकल आ गया, तो अपने वेट की वजह से, ये देखो, ये मैं इसको नीचे रखता हूं, अपने पाँव के नीचे, ये डस्टर है, इसको नीचे रख रहा हूं। अब मैं इस पर खड़ा हो गया, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं नीचे पुश कर रहा हूं अपने वेट की वजह से। अर्थ मुझे नीचे खींच रही है ना, ये बेचारा फंस गया बीच में, ये सीन हो रहा है। ब्लॉक को अर्थ नीचे खींच रही है, ये बीच में फंस गया है। अब इस खिंचाव की वजह से, इस पुश की वजह से, इस पुल की वजह से, ब्लॉक इज पुशिंग द टेबल डाउनवर्ड, द ब्लॉक इज पुशिंग द टेबल डाउनवर्ड, द टेबल इज पुशिंग द ब्लॉक अपवर्ड। तो ये अलग पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है, ये अलग क्या है, पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मुझे पता आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ओके कोई बात नहीं, पहले सुन, हमने बात की टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर होने की 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1, दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। नंबर 2, दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। नंबर 3, दे मस्ट हैव सेम नेचर और फैमिली। तो जब मैंने ये एरो बनाया और ये एरो बनाया, तो आपने खुद बताया कि सर ये तो एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर नहीं है, ये तो एक ही बॉडी पे एक्ट कर रही हैं। फिर आप अगर गौर करेंगे, आपको पता नहीं है ये हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होते। अगर आप बॉडी वर्टिकली एक्सेलरेट कर रही होती है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को एक्सेलरेट करिए तो वेट से ज्यादा होता है, नीचे को एक्सेलरेट करिए तो नॉर्मल रिएक्शन वेट से कम होता है, हमेशा इक्वल ऑपोजिट नहीं होते। और क्या, इनकी नेचर भी सेम नहीं है। वेट ग्रेविटेशनल फैमिली से ताल्लुक रखती है, नॉर्मल रिएक्शन इज बिलोंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो तीनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही है। ए लेवल्स का लेक्चर है जो मैं आपको दे रहा हूं ना, लिसन टू मी। क्यों जरूरी है, ये बेसिक समझ में आएगा तो अगली चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, वरना आपको रट्टे ही मारोगे आप लोग। हो ये रहा है, अब सुनिए, वेट पुल ऑफ अर्थ। वेट क्या है, व्हाट इज वेट? तो इससे पंगा कौन ले रहा है, इससे पंगा कौन ले रहा है, कौन नीचे खींच रहा है, अर्थ। तो ये फिर अर्थ को ऊपर करेगी ना, अर्थ इसे नीचे पुल कर रही है, ये अर्थ को ऊपर पुल कर रहा है। पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, वेरी क्लियर। अच्छा, अगर देखो यहां पे था ना एक ही पेयर था,
जब ये यूं गिर रहा था, जब ये ब्लॉक के साथ टेबल ना होता, यूं नीचे गिर रहा होता, तो बस ये एक्शन एंड रिएक्शन का एक ही पेयर होता। अब क्या हो गया, ये अपने वेट की वजह से रास्ते में ऑब्स्टिकल आ गया। ये अपने वेट की वजह से, ड्यू टू इट्स वेट द ब्लॉक इज पुशिंग द टेबल डाउनवर्ड, द ब्लॉक इज टेकिंग पंगा विद द टेबल की सरफेस। ब्लॉक is pushing the table downward. Block is pushing the table downward. So table is pushing the block upward. It's an other pair of action and reaction. अच्छा, तो फिर इनमें क्या ताल्लुक? अब सुनो मेरी बात, बॉडी रुकी हुई है ना, तो ये वेट और नॉर्मल रिएक्शन आपस में क्या है? दे आर नॉट पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, बट दे आर पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। दे आर द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर तो नहीं है, लेकिन बैलेंस्ड फोर्सेस का पेयर है। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि ये एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा ना, फोर्सेस बैलेंस्ड है ना, तो वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, ऐसी शक्लें बना रहे हो। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये जो वेट और जो हम लिखते हैं ना आर रिएक्शन फोर्स, ये वेट का रिएक्शन नहीं होता। ये वेट का रिएक्शन, वेट अर्थ की पुल है, इसके पंगा अर्थ ले रही है, ये अर्थ को ऊपर पुल करेगा। वेट का रिएक्शन, वेट पुश का रिएक्शन पुश, वेट का रिएक्शन वेट, पुश का रिएक्शन पुश। अब देखो ये पुश है ना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक बात, ये ब्लॉक पे लग रही है, ये टेबल पे लग रही है। दूसरी बात, ये हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट है। तीसरी बात, गेट इट? नॉट गेट इट? ओके, याद कर लें हम इसको। चलें लिखते हैं। हम पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बना रहे थे, अभी मैं दोबारा बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो कि तीसरी एग्जांपल क्या है, लिखिए, अ बॉडी इज फॉलिंग टू द सरफेस ऑफ अर्थ। नंबर 4th एग्जांपल है, तो इस पे पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बताना है। अब अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, ये वाली बॉडी, ऐसे अब ड्रॉ भी करके दिखा दें, अभिषेक ड्रॉ करके दिखा दें। तो क्या है जी, फॉलिंग डाउनवर्ड है ना, तो वेट क्या है? ये क्या है? वेट पुल ऑफ अर्थ। और ये क्या है? ये इसके ऊपर फोर्स क्या होगी? ऊपर को, इसको क्या बोलेंगे? पुल ऑफ बॉडी। इसका लेबल कर दें एक्शन, इसका लेबल कर दें रिएक्शन। बेटा ये तो समझ में आ गया होगा ना, अर्थ इसे नीचे खींच रही है, अर्थ को ऊपर खींच रहा है, मानते हो? गुड। एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर। अब बनाते हैं टेबल वाली बात। ओके, अब मैं आपको इस तरह कराऊंगा, तो आ जाओ मेरा बेटा। इतनी कंफ्यूजिंग चीज तुमने मिस की है यार। ये टेबल है, ये अर्थ की सरफेस है, नीचे अर्थ है, ये अर्थ है। अब आपने मेरी हेल्प करनी है। ये ब्लॉक के ऊपर वेट का एरो बना दिया, ये एक्शन। इसका रिएक्शन क्या है? किस पे फोर्स? अर्थ पे फोर्स अपवर्ड। वहां भी तो ये किया था पुत्र, ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू, यहां भी वही करें, ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू, ये एक्शन ये रिएक्शन। मानते हैं? ये तो तुम्हें आ गया ना, तो तुम कहते नहीं आया मुझे। ये क्या है? व्हाट इज दिस? पुल ऑफ अर्थ। क्या लिखूं इसको मैं? एक्शन। और व्हाट इज दिस? पुल ऑफ ब्लॉक। क्या है मेरा बेटा? ये रिएक्शन। ये एक्शन ये रिएक्शन। मानते हैं? ओके। अगली बात तार मुझे अलाउ करती है। काश मुझे ब्लू मार्कर दिया, कुछ और मांग लेता। हाँ जी बच्चों, जो लोग लेट आए हैं प्लीज़, वो मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा, मैंने कल वाला भी नहीं किया था, प्लीज़ देख लीजिएगा, मुश्किल चीज़ है। और जिन जो बैठे हुए उनको भी दोबारा देखना पड़ेगा, मुझे पता है उनको भी कख समझ नहीं आ रहा। ओके, अब आप सुनें, ये वेट क्या चाहता है? इसको वेट क्या चाहता है? इसको यहाँ खींचना चाहता है। वेट क्या चाहता है? इसको अपने सेंटर की तरफ। रास्ते में क्या आ गई? ऑब्स्टिकल। अब ये अपने वेट की वजह से ब्लॉक क्या कर रहा है? ब्लॉक क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। पुश ऑफ ब्लॉक ऑन टेबल। तो ब्लॉक इज टेकिंग पंगा विद टेबल।
जब ब्लॉक टेबल को नीचे पुश करेगा तो उसके रिएक्शन के तौर पे क्या करेगा? ये क्या है? पुश ऑफ टेबल ऑन ब्लॉक। ये क्या है? पुश ऑफ, नहीं मैं थोड़ा सा चल पड़ भाई, 2 लफ्ज लिखते हैं। पुश ऑफ नहीं चलेगा, पुश ऑफ टेबल ऑन ब्लॉक, है ना? अच्छा, अब ये आपस में क्या है? ये ब्लू वाले एरोस क्या है? दे आर पेयर ऑफ एक्शन एंड ये अलग पेयर है। और ये वाले क्या है? ये डब्ल्यू और डब्ल्यू, पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एंड व्हाट अबाउट दीज टू? ये जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, पेयर्स बैलेंस्ड फोर्सेस। ये वही बात मेरा बेटा, ये क्या है? पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। ये है जनाब वाली कहानी। आमतौर पे हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वेट एक्शन है और ये रिएक्शन है। और पुत्र ये रिएक्शन है, इस एक्शन का ये रिएक्शन नहीं है, इस एक्शन का ये रिएक्शन है, इस एक्शन का ये रिएक्शन है और इस एक्शन का ये रिएक्शन है। अर्थ इसे नीचे खींच रही है, ये अर्थ को ऊपर खींच रहा है। ये अर्थ के खिंचाव की वजह से नीचे जाना चाहता है, रास्ते में टेबल की सरफेस आ गई। अर्थ की सरफेस भी आ सकती थी, हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये देखो कुछ चीज अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है बेटा, बस खत्म हो गया, 1 मिनट बस, लेट मी जस्ट अ मिनट प्लीज। सर मैं पूछ रहा था ये एनआर वैसे ना, मतलब कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट पे सर इलेक्ट्रोमैग्नेट पता नहीं कौन सा फोर्स है, वो किधर से आ गया सर? पुश की वजह से ना बेटा। सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहां से होता है बेटा? आपको होता है एक सरफेस के मॉलिक्यूल्स, दूसरी सरफेस के मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। उन पे चार्जेस होते हैं ना। एक सरफेस के एटम्स और दूसरे सरफेस के एटम एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका न्यूक्लियस, इस सरफेस का न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं पुश में। गेट इट? ओके, नाउ लिसन टू मी प्लीज। ये रोड है, सरफेस। सुनो, बस खत्म कर दिया। ये रोड है, सरफेस है, रोड। यहां पे गाड़ी जा रही है, गाड़ी नहीं है, चलिए इस तरह की कोई चीज है। एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर बनाना है मैंने, तो मैंने बनाया जी वेट एक्शन। रिएक्शन क्या होगा? वेट क्या है? व्हाट इज वेट? पुल ऑफ अर्थ। अर्थ से नीचे खींच रही है, ये अर्थ को ऊपर पुल, पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अच्छा, अब क्या है? ये कहां जाना चाहता है? अर्थ के सेंटर पे। रास्ते में क्या आ गई? रुकावट, ऑब्स्टिकल, सरफेस। ये अपने वेट की वजह से सरफेस को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो सरफेस क्या कर रही है? इसके ऊपर को पुश कर रही है। ये अलग एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर। और ये आपस में क्या है? इस पुश को आमतौर पे आप क्या बोलती है? ये आपस में क्या है? अगर बॉडी रुकी हुई है तो बैलेंस फोर्सेस का पेयर है। ठीक है, कुछ समझ में आया? गुड। हाँ जी, हमने न्यूटन लॉस पढ़े आज। न्यूटन थर्ड लॉ कितना कंफ्यूजिंग था ना, एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आई। क्यों हमने कंफ्यूजिंग, बुक्स ने कंफ्यूजिंग बनाया, इवन टीचर्स ने कंफ्यूजिंग बनाया। मैं जब तक टीचर था मैं इसको यही समझता था, ये एक्शन है और उसका ये रिएक्शन है। 2-3 साल तक मैं भी बाद में समझ आया, ओ हो हम तो गलत पढ़ाते रहे हैं। अब मुझे वो क़यामत वाले दिन गिरबान से पकड़ेंगे, सर तुसी गलत दस्या सी। यू नो बेटा, एक्शन एंड रिएक्शन दे आर द पेयर ऑफ। एक्शन एंड रिएक्शन जो होते हैं ये डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं, इनकी नेचर सेम होती है, इनकी क्या होती है? इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो अर्थ इसे नीचे पुल कर रही है, ये अर्थ को ऊपर पुल कर रहा है। अब ये वेट की वजह से टेबल की सरफेस को नीचे पुश कर रहा है, तो टेबल की सरफेस इसको ऊपर पुश कर रही है। ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक ही बॉडी पे लग रहे हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक बॉडी पे एक्ट नहीं करते, डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। गेट इट? ओके जी, ये काम खत्म हो गया हमारा। सो नेक्स्ट क्या है? चलें आज हम वही कर लेते हैं, उसको मैंने लिखवाया नहीं था आपको। क्वेश्चन है फिजिकल टू एमए की बाद में प्रैक्टिस करेंगे। लिखिए बस 5-7 मिनट और। मुझे मैंने आपको आते सार बताया था ना फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, उसका क्वेश्चन बनाने। हम एटीपी कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। लिखिए डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, सॉरी तुम्हें लिखो क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू मेजर द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन
Describe a simple experiment to measure the maximum static friction. Describe a simple experiment to measure the maximum static friction. ATP में आ सकता है. डायनामिक फ्रिक्शन का भी मैं आपसे पूछ लेता हूं जल्दी से. आप पहले लिखिए, नीचे लिखिए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज minimum force required to slide the body. Minimum force required to slide the body. It is a minimum force required to slide the body. जी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? मैक्सिमम फ्रिक्शन, रुकी हुई बॉडी की मैक्सिमम फ्रिक्शन को बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं. क्या होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन? द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी. अच्छा भाई, अब मैं देखना चाहता हूं इस बॉडी की मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है. तो मैं देखूंगा इसको चलाने के लिए मुझे कितनी कम से कम फोर्स चाहिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी के साथ क्या कनेक्ट करना पड़ेगा. अभी आपने बताया था, मैंने बताया था क्या करना पड़ेगा, न्यूटन मीटर का. यूं भी कर सकता हूं और एक और अप्रोच भी होती है बेटा. ये देखो, ये टेबल के ऊपर रख दें इसको. एक और अप्रोच भी होती है. यहां से धागा बांधें, यहां पे पुली लगाएं और यहां पे वेट ऐड करते रहे. वेट 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 ऐड करते रहे. ओके, चले पहले ये सुन लें. ये क्या है बेटा, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं. मैंने क्या अटैच किया इसके साथ, स्प्रिंग बैलेंस को न्यूटन मीटर भी कहते हैं बेटा. स्प्रिंग बैलेंस अटैच किया और इसको कैसे रखते हैं, हॉरिजॉन्टल. कैसे रखते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल पुल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पुल. अच्छा, फिर क्या करना है, यहां पे पुल अप्लाई करना है और ग्रेजुअली इंक्रीज द पुल. जब आप इसको पुल करेंगे तो यहां पे रीडिंग पहले आएगी 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन. देखे हिल गया, आपने नोट डाउन कर ली 6 न्यूटन. फिर दोबारा इसको वहीं पे रखा, दोबारा ऐसा ऐसा पुल किया. 5.5 न्यूटन में थोड़ा स्लो हो गया और प्रिसाइज हो गया, स्लो हो गए. और दो बंदे नहीं करें, एक खींच रहा है, दूसरा ऊपर से देख रहा है रीडिंग. दो बंदे चाहिए ताकि पैरेलैक्स एरर ना आए. अगर मैं खींचूंगा और मैं साथ में देखूंगा तो रीडिंग में फर्क आ सकता है. खींचे अलग बंदा, रीडिंग अलग बंदा रिकॉर्ड करे. दो बंदे चाहिए. एक बंदा खींच रहा है आहिस्ता आहिस्ता, पुल बढ़ा रहा है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन. मैं इसको पुल करता जा रहा हूं, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा. 5 न्यूटन, 5.6, 5.7, 5.8 पे ये हिल गया. तो मैंने रिकॉर्ड कर ली क्या है, इसकी फ्रिक्शन कितनी है, 5.8. तीसरी बार रखा इसको यहां पे, दोबारा फोर्स लगाई, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन. मुझे लगा कि 6.2 न्यूटन पे चला है ये, ऐसे फील हुआ. इनकी एवरेज ले ली, इनकी एवरेज आ गई 6 न्यूटन. तो ये क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. ये क्या है इसकी. तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक लेंगे, स्प्रिंग बैलेंस अटैच करेंगे, ग्रेजुअली पुल को बढ़ाएंगे, जिस फोर्स पे वो हिलेगा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. एक बार, दो बार, तीन बार, उसकी एवरेज ले लेंगे. यहां पे क्या करेंगे, धागा लगाएंगे, पुली लगाएंगे, पुली, स्मूथ पुली, पैन लगाएंगे, पैन में लोड रखते रहेंगे. 1 न्यूटन, पैन प्लस वेट 2 न्यूटन. जितना वेट है उतनी टेंशन है ना. इतने वेट के इधर को पुल करेगा ना बच्चों. अगर यहाँ पे वेट 5 न्यूटन है तो रस्सी में खिंचाव कितना है, 5 न्यूटन. फिर मैंने 1 ग्राम और डाल दिया, 2 ग्राम और डाल दिया, 3 ग्राम वेट ऐड करता रहा. जिस पे वो जरा सा स्लाइड करेगा वो रिकॉर्ड कर दूंगा. उस तरह भी खेल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं. प्लीज मेक बोथ द डायग्राम्स, हरी अप. यहां पे बस साथ ही ग्रेजुअली इंक्रीज द पुल, ग्रेजुअली इंक्रीज द पुल until the block slides, until the block, ये वैल्यू बिठा दें, block just slides. Note down the value of force. Note down the reading on Newton meter.
रीडिंग ऑन न्यूटन मीटर। रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड एवरेज। उसके बाद क्या करेंगे? रिपीट एंड फाइंड एवरेज, रिपीट एंड फाइंड एवरेज। इस पे पुल करेंगे, ग्रेजुअली पुल को इंक्रीज करेंगे, जहां पे वो जस्ट हिलेगा रिकॉर्ड कर लेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, उसकी एवरेज ले लेंगे। वेरी सिंपल। इसमें क्या करेंगे? सेट द ऑपरेटर्स, keep on adding the loads, 2 marks. Keep on adding loads at a particular load, it just slides. At a particular load, it just slides. Record this load, record the value of load, repeat and find average, repeat and find average। बेटे ये कैमरे में नजर आ रहा है? यहाँ पहले वो भी नजर आ रहा है जहाँ तक लिखा हुआ है। ओके, रिपीट एंड फाइंड एवरेज to find the maximum static friction, to find maximum static friction या limiting friction, to find maximum static friction। हारिस बेटा इनकी असाइनमेंट्स हमने देनी है डायनामिक्स की, डायनामिक्स की असाइनमेंट कॉपी करा लें चारों, ठीक है, देते रहेंगे साथ। जी बच्चों, ये इजी है ना, मुश्किल नहीं है ना? फ्रिक्शन निकालना, ब्लॉक लिया, स्प्रिंग बैलेंस लगाया, ग्रेजुअली पुल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जिस पे जस्ट हिला रिकॉर्ड कर लिया, फिर दोबारा किया और उनकी एवरेज ले ली, तो आपको क्या मिल गया? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी। और यहाँ पे वही तरीका है। यहाँ ये ज़्यादा इजी है करना, क्योंकि वहाँ पे ना आपका हाथ कांप रहा होता है, मुश्किल है परफॉर्म करना। ये इजी है, इस पर धागा रखा, स्मूथ पुली है, धागा पुली से गुजारा, पैन और लोड बढ़ाते गए, जिस लोड पे ज़रा सा हिलेगा रिकॉर्ड कर लिया। इज इट क्लियर टू यू? आज हमने क्या पढ़ा है? न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है। कुछ समझ आया? थोड़ा गुड, जबरदस्त। क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ? दूसरी स्टेटमेंट चाहिए। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? व्हेन ए बॉडी अप्लाइज फोर्स ऑन बी, देन बी विल अप्लाई फोर्स ऑन। व्हाट आर द कंडीशंस टू बी द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन? नंबर 1, दे मस्ट बी equal and opposite. Number 2, they must act on different bodies. Number 3, they must belong to same family or same nature or same type. Allah Hafiz. Thank you students. Good. शाबाश। आपने A लेवल वाले बच्चों से अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी जल्दी समझाए। शाबाश, हैट्स ऑफ।